हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। ये आपके 5वें नंबर की प्रैक्टिस सेट है और इसका सेकंड पार्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42। आइए पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज दिया है, वुमेन एंड चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट अराउंड 70% ऑफ इंडियाज पीपल एंड आर द क्रिटिकल फाउंडेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट एट प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर। Sustained inclusive growth must begin with children and women, breaking an intergenerational cycle of inequity and multiple deprivations faced by women and girls as related to poverty, social exclusion, gender discrimination, and undernutrition. This intergenerational cycle of multiple deprivations and violence faced by girls and women is reflected in the adverse and steeply declining child sex ratio among children under 6 years of age, which reached an all-time low of 918 girls for every 1,000 boys in 2011. Discrimination against the girl child is also evident in other forms of gross neglect and gender-based violence after birth, infancy, early childhood and adolescence in aspects of unequal access to health, nutrition, care and education. Ending of gender-based inequities, discrimination and violence is stated as a priority in the 12th plan, and improvement in the adverse and steeply declining child sex ratio is recognized as an overarching monitorable target of the 12th plan for women and children. Another key monitorable target of the 12th plan is the reduction in the levels of undernutrition among children by half. It is envisaged that improved child nutrition will also enable the achievement of optimal learning outcomes in education and gender equality. In this context, Navadisha, a national thematic workshop on best practices in women and child development, was organized by the Ministry of Women and Child Development, Government of India and the Government of Haryana at Panipat, Haryana from 20 to 21 जनवरी 2015। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज नवदिशा? नवदिशा क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ नेशनल थीमेटिक वर्कशॉप। नेक्स्ट है, सस्टेन्ड इंक्लूसिव ग्रोथ डैश। ऑप्शन क्या से हो जाएगा? सस्टेन्ड इंक्लूसिव ग्रोथ डैश। इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, मस्ट बिगिन विद चिल्ड्रन एंड वुमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड कंडेम। तो कंडेम का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रिटिसाइज यानी निंदा करना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का एंटोनिम्स हो जाएगा कंसीड। ओके, और डिस्प्यूट मीन्स क्या हो जाएगा आपका? विवाद करना या झगड़ा करना, ठीक है। और कंसीड मीन्स क्या हो जाएगा? हार मान लेना या झुक जाना, ठीक है, या स्वीकार कर लेना, तो कंसीड हो जाएगा, यानी कि डिस्प्यूट का एंटोनिम होगा कंसीड। ओके, नेक्स्ट है, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर। तो कंडीशन क्या होती है? अगर स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, यानी साल के कुछ हिस्से अगर आप जैसे कह रहा है स्लीपिंग यानी कि शीत निद्रा में जाने की अवस्था क्या कहलाती है? हाइबरनेशन कहलाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हाइबरनेशन मीन्स होता ही है शीत निद्रा, यानी वर्ष का कुछ समय जो है निश्चित समय होता है, जो कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शीत निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है, तूने कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये सही है। बाकी सभी ऑप्शंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे दिया है तूने कहाँ जाना है, तूने नहीं यहाँ होना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना है। ओके, श्री कृष्ण के अनेकों, अनेकों जो है गलत होता है, इसका प्रयोग बहुत बार पूछा जाता है। अनेकों की जगह पे अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन होता है। ओके, और उसका प्राण पखेरु उड़ गया, इसके यहाँ पे होना चाहिए उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है, क्योंकि जो प्राण होता है ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है ऑलवेज, ठीक है, हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है, तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथैव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, तथाधन एव। ओके, चलिए, और इसमें बता दें कि इसमें वृद्धि संधि है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली जो है किसकी कविता है? निराला जी की कविता है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है जूही की कली। इसके अलावा और इनकी कविताओं की बात करें तो राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता, ठीक है, ये सभी इनकी कविताएं हैं। अगला है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव, ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और इसी प्रकार विरक्ति का अनुरक्ति होता है, अंत का आदि होता है, अधोगति का ऊर्ध्वगति हो जाएगा। ओके, अगला है, निम्न प्रश्न मुहावरे से संबंधित है, सम्मिलित करना है सूची को सूची 2 से। ओके, एक तरफ मुहावरा दिया, एक तरफ अर्थ दिया है। तो इसमें पहला मुहावरा जो है दिया है क्या? कान लगाना। तो कान लगाने का क्या हो जाता है? ध्यान देना, ये तीसरे से मिल जाएगा। कान लगाना का अर्थ होता है ध्यान देना।
कान खड़े करना का मतलब होता है क्या? चौकन्ना होना। आँख लगाना का मतलब क्या होता है? निगाह रखना। और आँखें खुलना का मतलब होता है सजग हो जाना, ठीक है? हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 3, 1, 4, 2। ओके, कान लगाना का क्या होता है? ध्यान देना। कान खड़े करना का हो क्या होता है? चौकन्ना होना। आँख लगने का मतलब क्या होता है? निगाह रखना। और आँखें खुलने का मतलब होता है सजग होना। ओके, आगे है। अगला है क्वेश्चन मैथ का दिया है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन है 25 माइनस इन ब्रैकेट 4 भागा 2 प्लस 11.5 प्लस 9.5। इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर आ जाएगा हमारा क्या? 51 का आंसर इज करेक्ट। 44 इसका आंसर आ जाएगा। इजी है, बॉड मास के रूल पे सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है 18.43 गुणे 18.43 माइनस 6.57 गुणे 6.57 बटे 11.86 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे दोनों सेम संख्या लिखी है, यहाँ पे भी सेम संख्या लिखी है। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 52 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट। 25 आ जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, दिया है √2 क्यूब रूट 3 √4 और क्यूब रूट 5 इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। √4 आंसर आ जाएगा। ये भी इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अलग-अलग संख्याएँ हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है और सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है। पहली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज का क्वेश्चन है ये। 54 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 66 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ईजी है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न दिया है 13/16, 17/24, 5/12 और 7/8। पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो इसमें दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो सभी का हर बराबर कर लीजिए और ठीक है, तब और जब हर बराबर कर लेंगे तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। या हर का एलसीएम ले लीजिए, हर का एलसीएम लेके हर बराबर कर लीजिए। या दूसरा तरीका होता है कि हर से जो है अंश में भाग दे दीजिए, दशमलव में जो है सभी को चेंज कर लीजिए, फिर कंपेयर करने से हमारा आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रश्मि से संबंध बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पौत्र आ जाएगा, ठीक है? यानी आनंद जो है वो रश्मि का पौत्र होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कैलेंडर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, यदि मार्च यानी 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, रविवार आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत अलग करें। असंगत अलग करना है, ऑप्शन दिया है 149, 157, 199 और 121। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि 121 जो है ये भाज्य संख्या है और सभी संख्याएं जो है 149, 157, 199 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। कथन दिया है सभी पेड़ चट्टाने हैं, सभी चट्टाने कप हैं। निष्कर्ष दिया है सभी पेड़ कप हैं, दूसरा दिया है निष्कर्ष कुछ कप पेड़ हैं। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है सभी पेड़ चट्टाने हैं, ठीक, ये ऐसे लिख लेते हैं। और कह रहा है सभी चट्टाने कप हैं, सभी चट्टाने जो है कप हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी पेड़ कप है, तो सभी पेड़ कप है, एकदम सही है। कुछ कप पेड़ है, कुछ कप पेड़ है, एकदम सही है, दोनों ही कथन सही है। इसके अकॉर्डिंग और सही है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो ऑप्शन इज करेक्ट है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित कूट भाषा में HINDER को ABGWXK के रूप में लिखा जाता है और GOLBMA को ZHEUFT के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में AJKSTU को किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, TCDLMN, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है? सभी में जो है -7 हो रहा है, ठीक है? सॉल्व कर लेंगे, -7 हो रहा है सभी में, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, -7 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ओके, ऑप्शन है झांसी, ललितपुर, सहारनपुर, ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ललितपुर। इसकी डिटेलिंग है, उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना बुंदेलखंड में स्थित ललितपुर जिले में की जाएगी। मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले फार्मा पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश का पहला जो है फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये ललितपुर में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है हरदोई में, शाहजहांपुर में, गोरखपुर में या बस्ती में। ओके, 62 का हमारा आंसर हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसकी डिटेलिंग है, उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में की जाएगी। स्थापना का निर्णय रियल एस्टेट कंपनी शोभा लिमिटेड द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? ऑप्शन है 55, 60, 49, 45।
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट 55। ओके, इसकी डिटेलिंग है 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 55 अमृत स्टेशन विकसित किए जाएंगे। ओके, तो इसमें यूपी में कितने विकसित किए जाएंगे? 55, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुल कितने हैं? तो टोटल जो है 508 रेलवे स्टेशन है। और ये किस योजना के तहत विकसित किए जाएंगे? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार, नितिन तोमर, राहुल चौधरी, सुरेश रैना। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, राहुल चौधरी। इसकी डिटेलिंग है जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी को राज्य में गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, चित्रकूट एंड रायपुर। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, पूर्वी चंपारण। ओके, यानी सबसे बड़ा जो कि विश्व का होगा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? पूर्वी चंपारण, बिहार में। ओके, आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बनाया जा रहा है। यह मंदिर कमोडिया में स्थित 12वीं सदी के अंकोर वाट मंदिर परिसर से ऊंचा होगा। ठीक है, और इस मंदिर में 12 गुंबद होंगे, जिनमें सबसे ऊंचा गुंबद 270 फीट का होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त या 15 अगस्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 14 अगस्त। ओके, इसकी डिटेलिंग है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। ओके, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है। अगला है अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री ने कहा नमो पथदेव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन, पुदुचेरी एंड गुजरात। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, दमन में। ओके, इसकी डिटेलिंग है 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में नमो पथदेव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया। 5.45 किलोमीटर लंबा देव का सी फ्रंट देश में अपनी तरह का अनूठा तटीय सौरगाह है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और इस क्षेत्र में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की आशा है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है कोच्चि, कोलकाता, मुंबई एंड रामेश्वरम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मुंबई। इसकी डिटेलिंग है भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण मुंबई में किया जा रहा है। नवंबर 2023 में इस अंडर वाटर सी टनल का अनावरण किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, भूपेश बघेल, शिवराज सिंह चौहान या पुष्कर सिंह धामी। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, योगी आदित्यनाथ। ओके, इसकी डिटेलिंग है मई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा उन्हें यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए प्रदान किया जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है? ऑप्शन है मुरली श्री शंकर, एल्डोस पॉल, अविनाश साबले या सेल्वा प्रभु थिरुमरन। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, सेल्वा प्रभु थिरुमरन। इसकी डिटेलिंग है जुलाई 2023 में भारतीय ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु थिरुमरन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया। इसी के साथ वह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट है निर्देश दिया 71 टू 75 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये हमारा पैसेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आधारित होगा इस पे। चलिए पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज दिया है लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी यानी कि विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेवराय, जिनका टाइम पीरियड था 1509 से 1529 थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू राज्य या साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरी पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं।
दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग इस बानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकुट पर्वत, मातंग पर्वत और माल्यावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? ऑप्शन है बाली, कृष्णदेवराय एंड बहमई राज्यों का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 71 का? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाली, यानी किष्किंधा का जो भाग था वो बाली के शासन का हिस्सा था। ओके, नेक्स्ट है, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? ऑप्शन है ब्रिटिश इतिहासकार डोमिंग पेस, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस, बानर साम्राज्य के शासकों ने या पौराणिक पात्रों ने। ओके, तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने कहा था कि हम्पी को सपनों की नगरी कहा था। ओके, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस। ओके, नेक्स्ट है, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ था? ऑप्शन है आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़ा, संयुक्त आक्रमण या आपसी फूट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, संयुक्त आक्रमण से जो है हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के भग्नाशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? ऑप्शन है जनशून्य, भीड़ भाड़, सघन या हरियाली। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज करेक्ट, जनशून्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। ऑप्शन है विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जन, गुस्सैल स्वभाव वाला या शक्तिशाली। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलक्षण नेत्रों वाला, यानी विरूपाक्ष का जो समानार्थी अर्थ क्या होता है? विलक्षण नेत्रों वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका 76 to 80 प्रश्नों का उत्तर जो है अनुच्छेद को पढ़कर ही देना है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, तो आइए पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। चलिए, पैराग्राफ दिया हुआ है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को भी प्रकाश ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना, झुंड में चढ़ना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? ऑप्शन है सपने, विचार, बुद्धि या अवसर। तो 76 का आंसर जो ऑप्शन ए करेक्ट, सपने। साहसी मनुष्य जो है वो सपने उधार नहीं लेता। अगला है, साहसी मनुष्य किसके समान होता है? तो साहसी मनुष्य भैंस, भेड़, सिंह या जानवर, सिंह के समान होता है साहसी मनुष्य। अगला है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? ऑप्शन है दुनिया को, समाज को, मनुष्यता को या आदमी को। 78 का आंसर सी इज करेक्ट, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? ऑप्शन है विवेकशील जीवन को, कमजोरी की, स्वावलंबन पूर्ण या हिम्मत की। तो लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, कैसे जीवन को महान बताया है? हिम्मत के जीवन को। ठीक है, साहस या हिम्मत के जीवन को महान बताया। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन है व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार मिलाने के योग्य, व्यवहार कुशल। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, आदर्शवादी। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।